मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी के आंदोलन के दूसरे नेताओं के आदर्शों से प्रोत्साहन लेता था। ऐसे में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के व्यक्तिगत आग्रह पर मैं 1975-76 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गया। मैं इससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1973 से 75 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्लॉक महासचिव के तौर पर काम कर रहा था। साल 1977 से आगे के सालों में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के नेतृत्व में हजारों युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मैं बतौर भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव एक जेल से दूसरे जेल में गया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद से संसद तक की एक रैली का नेतृत्व मैंने किया था, जिस वजह से मुझे तिहाड़ जेल में सबसे लंबा वक्त गुजारना पड़ा। 20 दिसंबर 1978 से जनवरी 1976 के अंत तक मैं बंद था। हम लोगों ने जनता पार्टी का विरोध किया और 1978 के जनवरी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित पार्टी के पुनरुद्धार और कायाकल्प का काम किया। इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि 3 साल के भीतर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साल 1980 में फिर से सत्ता में आ गई। यूथ आइकॉन के दुखद निधन के बाद मैंने साल 1980 में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। 23 जून 1981 को स्वर्गीय संजय गांधी की पहली पुण्यतिथि पर बतौर अध्यक्ष मुझे आपके पति स्वर्गीय राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के तौर पर शामिल करने का सौभाग्य हासिल हुआ। इसके बाद 29 और 30 दिसंबर 1981 को बेंगलौर में आयोजित भारतीय यूथ कांग्रेस के विशेष सत्र में मेरी अध्यक्षता में स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारतीय यूथ कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। साल 1982 से 2014 तक मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री सेवा करने का सम्मान मिला। मुझे 1980 के दशक के मध्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर अध्यक्ष के साथ AICC में महासचिव के तौर पर सेवा करने का भी मौका मिला। मैं कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य था, जिसका नेतृत्व आपके पति और उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गांधी कर रहे थे। ये नेतृत्व उन्होंने मई 1991 तक अपनी दुखद मृत्यु के वक्त तक किया। बाद में श्री पीवी नरसिम्हा राव ने अक्टूबर 1992 में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड को दोबारा गठित न करने का फैसला किया। मैं लगातार 4 दशकों तक इलेक्टेड और नॉमिनेट होकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा। बीते 35 साल तक मैं किसी न किसी मौके पर देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में AICC का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि मैं वक्त वक्त पर जिस भी राज्य में कांग्रेस का इंचार्ज रहा, उनमें से 90% राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। मैं बीते इतने सालों तक इस महान संस्थान के लिए की गई अपनी सेवा को याद कर रहा हूँ। बीते 7 सालों में मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता रहा। मैंने अपने वयस्क जीवन का हर एक काम का पल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में बिताया। इसके लिए मैंने अपने स्वास्थ्य और परिवार की भी परवाह नहीं की। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आपने UPA 1 और UPA 2 की सरकार बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। इस कामयाबी की एक बेहद अहम वजह यह थी कि जिस तरह से आपने अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों को सुना, उनके फैसलों पर भरोसा किया और शक्तियों का बंटवारा किया। लेकिन बदकिस्मती से जब राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री की और खास तौर पर जनवरी 2013 में जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, उन्होंने पार्टी में चला आ रहा सलाह लेने वाला कंसल्टेटिव मैकेनिज्म पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पार्टी के सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और नई मंडली तैयार की गई, जिसमें कम अनुभवी और चापलूस लोग पार्टी का कामकाज चलाने लगे। इस कम अनुभव का एक बड़ा उदाहरण था जब श्री राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था। वह अध्यादेश कांग्रेस कोर ग्रुप ने तैयार किया था और उसे यूनियन कैबिनेट ने सर्वसम्मति से अप्रूव किया था, जिसे देश के प्रधानमंत्री और यहां तक कि देश के राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकार्यता दी थी। उस बचकानी हरकत ने देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की शक्ति को जैसे पलट कर रख दिया था। इस एक कदम ने ही साल 2014 में UPA सरकार की हार में बड़ा योगदान दिया।
जिसे राइट विंग की तरफ से चलाए गए चुगलियों और आक्षेपों के अभियान ने भी काफी आगे बढ़ाया। आपको याद होगा कि जब सीताराम केसरी को हटाकर आप कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तब कांग्रेस नेतृत्व 1998 में पंचमढ़ी में मंथन के लिए जुटा था। इसी तरह शिमला में 2003 में ऐसा ही मंथन हुआ था और फिर जयपुर में जनवरी 2013 में। इन तीनों ही मौकों पर मुझे पार्टी के मामलों की कार्य समिति की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। हालांकि इस बात का अफसोस है कि इन बैठकों के बाद जो सिफारिशें की गईं, उन्हें कभी भी सही से लागू नहीं किया गया। वास्तव में जनवरी 2013 में मैंने समिति के अन्य सदस्यों की मदद से 2014 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में फिर से जान डालने के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया था। इस एक्शन प्लान को कांग्रेस की कार्य समिति ने भी मंजूर किया था। इन सिफारिशों को 2014 लोकसभा चुनाव से पहले समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना था। दुर्भाग्यवश ये सिफारिशें पिछले 9 सालों से ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के स्टोर रूम में पड़ी धूल खा रही हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को 2013 के बाद से कई बार इनकी याद दिलाई, लेकिन इन्हें गंभीरता से देखने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। 2014 के बाद से आपके नेतृत्व में और बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार हुई है। पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनावों में से 39 हारे हैं। पार्टी ने सिर्फ 4 राज्य विधानसभा चुनाव जीते और 6 पर पार्टी गठबंधन की स्थिति में आई। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता में है और 2 अन्य राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन का छोटा सा हिस्सा है। 2019 के बाद से पार्टी के हालात और भी खराब हुए हैं। राहुल गांधी के आवेश में आकर और विस्तृत कार्य समिति की बैठक में पार्टी को अपना जीवन देने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान करते हुए इस्तीफा देने के बाद आपने अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला। आप इस पद पर बीते 3 सालों से अब तक बनी हुई हैं। इससे भी बदतर ये हुआ कि यूपीए सरकार की संस्थागत सत्यनिष्ठा को बर्बाद करने वाले रिमोट कंट्रोल मॉडल को अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है। आप यहाँ सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। सभी महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी, या ये कहा जाए कि इससे भी बदतर स्थिति में उनके पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। अगस्त 2020 में जब मैंने और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों समेत 22 अन्य वरिष्ठ सहयोगियों ने पार्टी के भटकने से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए आपको चिट्ठी लिखी थी, तो गुट ने अपने चाटुकारों को हम पर हमला करने के लिए छोड़ दिया और इस हमले में किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया था। यहाँ तक कि आज एआईसीसी चलाने वाले इसी गुट के निर्देशों पर जम्मू में मेरा जनाजा तक निकाला गया। जिन लोगों ने ये अनुशासन किया, दिल्ली में एआईसीसी के महासचिवों और श्री राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान किया। इसके साथ ही इसी गुट ने अपने गुंडे मंत्रिमंडल के पूर्व सहयोगी कपिल सिब्बल के निवास पर हमला करने के लिए भेजे। वही सिब्बल जो अदालतों में आपका और आपके परिवार का बचाव कर रहे थे। जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की चिंता को लेकर चिट्ठी लिखी थी, उनका अपराध बस इतना था कि वो पार्टी की कमजोरियों को रेखांकित कर रहे थे और समाधान सुझा रहे थे। दुर्भाग्य से इन नेताओं की बातों और सलाह को रचनात्मक और सहयोगात्मक तरीके से लेने के बजाय विशेष रूप से बुलाई गई CWC की बैठक में हमें गालियां दी गईं, बदनाम किया गया और अपमानित किया गया। बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी में अब ऐसे हालात बन चुके हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं है। पार्टी में प्रॉक्सी ने असली नेतृत्व पर कब्जा कर लिया है। ये प्रयोग भी नाकाम होना तय है, क्योंकि पार्टी को समग्र रूप से इतना बर्बाद कर दिया गया है कि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन्हें चुना गया है वो कठपुतली के अलावा कुछ और साबित नहीं होंगे और उनकी डोर दूसरे हाथों में है। दुर्भाग्य से हमने राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद राजनीतिक स्पेस भाजपा को दे दिया है और राज्य स्तर का स्पेस क्षेत्रीय दलों को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने बीते 8 साल में गैर संजीदा व्यक्ति को पार्टी में शीर्ष पर बैठाने की कोशिश की। संगठन की पूरी चुनावी प्रक्रिया झूठी और नकली है। देश में कहीं भी पार्टी संगठन में किसी भी स्तर पर कोई चुनाव नहीं होता। 24 अकबर रोड में बैठकर एआईसीसी चलाने वाला गुट जो सूची तैयार करता है, चुने गए नेता उन पर दस्तखत कर देते हैं। बूथ, ब्लॉक, जिला या राज्य में कहीं भी कोई चुनावी सूची छापी नहीं जाती, ना ही नामांकन मंगाए जाते हैं, ना उनकी जांच होती है, ना पोलिंग बूथ बनते हैं, ना ही चुनाव होता है। एआईसीसी नेतृत्व दरअसल
पार्टी में हुए बड़े घपले और उसकी बर्बादी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ये वही पार्टी है जो कभी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करती थी और जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी दिलाई। भारत की आजादी के 75 साल होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हासिल क्या यही है? ये वो सवाल है जिसे एआईसीसी नेतृत्व को खुद से जरूर पूछना चाहिए। आप ये बात जानती हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी से लेकर आपके पति राजीव गांधी तक मेरे आपके परिवार के साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। इसी वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करता हूं, जो आगे भी जारी रहेगा। मैं और मेरे कुछ दूसरे सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के औपचारिक दायरे से बाहर रहकर उन सिद्धांतों और मूल्यों के लिए काम करेंगे जिनके लिए हमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा दिया। उपरोक्त सभी वजहों से, खास तौर से इस वजह से कि एआईसीसी चलाने